दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के जो कहानी है बहादुर के बारे में। ये बहादुर कहानी जो कि अमरकांत जी द्वारा रचित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही आनंद आता है। तो एक बार आप अगर समय हो तो बहुत अच्छे से इसे डीपली में पढ़िएगा, बहुत ही आनंद आ जाएगा। तो क्योंकि ये कहानी ऐसी ही कुछ इसकी रचना ही की गई है कि बहुत ही आकर्षक है। तो आज की वीडियो में हम इसके मतलब एक शॉर्ट सी कहानी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जाएगा 12th के बोर्ड में, इंटरमीडिएट बोर्ड में। तो उसमें इसे हमें लिखना होगा और इसके लिए निर्धारित होंगे 5 अंक। तो 5 अंक हमें इस पे मिलेंगे। तो आज की वीडियो में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बहादुर कहानी का सारांश एकदम सिंपल में देखेंगे, लेकिन पूरा थोड़े से ही निचोड़ में मैं पूरा यहाँ पे कहानी बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आज का वीडियो चलिए यहीं पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इनके प्रमुख पात्रों की बात कर लेते हैं। तो इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो स्वयं लेखक जी ही खुद हैं, ये अमरकांत जी द्वारा। क्योंकि जो यहाँ पे बहादुर नाम का यहाँ पे लड़का होता है वो इन्हीं के यहाँ नौकर बनता है और उसी का वर्णन इन्होंने किया है। फिर इसके और भी पात्र हैं। किशोर है, किशोर इसका बेटा होता है। और जो इसका पात्र है वो है बहादुर। बहादुर एक बहुत ही होनहार लड़का है। तो बहादुर लड़का भी यहाँ पे होता है। और फिर यहाँ पे इस लेखक की जो पत्नी होती है अमरकांत जी की, निर्मला। और उसके फिर इसके और भी पात्र हैं, इनके साले साहब, रिश्तेदार भी इनके यहाँ आते हैं जिसकी वजह से बहादुर पे चोरी का इल्ज़ाम लगता है। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आज का कहानी चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा है, क्या होता है कि एक बहादुर नाम का लड़का होता है। वो एक नेपाली लड़का था, गोरा रंग, चपटा मुँह था। और उसके जो पिता थे, 12-13 वर्ष का वो लड़का था। उसके जो पिता थे वो युद्ध में मारे जा चुके थे। और उसकी जो उनकी माँ थी बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी। वो हमेशा ये जो बहादुर है, इसका पहला नाम पहले दिल बहादुर नाम था यहाँ पे। तो दिल बहादुर इसका नाम इसके माँ ने रखा था, जो इसकी असली माँ है। तो उन्होंने, वो बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी। वो उसे बहादुर को दिन भर मारा करती थी, उस पर डांटा करती थी, चिल्लाया करती थी और उससे बहुत सारे काम करवाती रहती थी। तो जिससे कि बहादुर भी बहुत मतलब वो हंसमुख का तो था, लेकिन वो अपनी माँ की डांट से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। तो उसने अपना घर छोड़ दिया। तो उसे वो जब जा रहा था तो उसे एक ये अमरकांत जी मिले, जो उन्हें अपने घर ले गए। उन्हें नौकर बना, मतलब उसे नौकर बन गया वहाँ पे जाके। फिर वो एक बहादुर जो उसकी पत्नी थी निर्मला, वो उसे पहले तो दिल बहादुर थी, उसका नाम पूछा, ले गए घर। तो उसका नाम वाम पूछा तो बताया कि दिल बहादुर नाम है। फिर तो उसकी जो पत्नी थी निर्मला जी, ये निर्मला लेखक की पत्नी, इन्होंने कहा कि आज से तुम अपना नाम रख लो दिल बहादुर, बहादुर। तो इन्होंने इनका नाम बना दिल बहादुर रख दिया। फिर ये बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी था, हंसमुख था। जब भी कोई काम होता ये पेड़ पे एकदम बंदर की तरह चढ़ जाता, मिनटों में एकदम ऊंचाइयों पे चला जाता पेड़ पे। तो इस तरह बहुत ही मेहनती था। किसी मतलब सब एकदम आराम करते थे, घर में सारा काम यही करता था। बर्तन धो देता था वगैरह वगैरह, कपड़े धुलता था, सारे काम घर के यही करता था। सिर्फ खाना बनाने का काम जो थे वो उसकी पत्नी निर्मला करती थी। तो इस तरह मतलब वो बहुत ही ज़्यादा था। रात को सोता तो उसके पास कुछ पुराने ताश के पत्ते थे, कुछ कीमती पत्थर चमकीले। और वो जब सोता तो रात को पहले नेपाली टोपी पहनता था, गाना भी गुनगुनाता था। तो इस प्रकार का वो था। तो फिर एक दिन क्या हुआ, जो उसका बेटा किशोर था, ये इसका बेटा किशोर, इनके अमरकांत जी का, ये किशोर को बुलाया और इसने सोचा सबको घर में आराम मिल ही रहा था, तो इसने उससे पूरा अपना काम करवाने के लिए सोचा। तो जैसा कि मैं किशोर के बात कर रहा था, निर्मला किशोर का एक बिगड़ा हुआ लड़का था, शानो शौकत था, रौब दाब से रहना चाहता था। बहुत ही ज़्यादा वो बहुत ही रौब राब से रहता था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए और वह कहता था कि मैं सुबह स्कूल जाऊं तो मेरे लिए मेरी साइकिल साफ़ होनी चाहिए वगैरह वगैरह, सारे काम वो उन्हीं से करवाता था। और बहादुर को जब कोई काम कभी गलती से बहादुर भूल जाता तो उसे पीटता भी था, गाल पे मार देता और उसे गालियाँ भी देता। तो लेकिन बहादुर इसे कभी बुरा नहीं मानता था। तो बहादुर को या पीटता था, कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता। कुछ देर बाद काम में पूर्ववत जुट जाता, मतलब
वो जब मारता तो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था और थोड़ी देर बाद फिर से अपने वो जो काम था उसमें जुट जा। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। तो जब कह दिया तो लेखक ने आके उसे तो देख भी लिया था, तो उसके जो कि बहादुर है उसके स्वाभिमान पे ठेस पहुंचा और उसने किशोर को काम करने से मना कर दिया। जब उसने उसे सुअर का बच्चा कह दिया तो उसने उसे उसका काम करने से मना कर दिया। उसने लेखक के पूछने रोते हुए कहा, बाबूजी। वो जो लेखक था बहादुर से बाबूजी कहता था। भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया? इतना कहकर वह रो पड़ा। तो इस प्रकार का वो बहादुर था। जब उसने इस तरह कह दिया, उसे गालियाँ देने लगा, तो वो रो पड़ा और वो वहाँ पे चला गया वहाँ से। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो फिर से हंसने लगा और अपना फिर से काम में जुट गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि निर्मला के यहाँ आए रिश्तेदार। कुछ रिश्तेदार आए यहाँ पे। देखिए धीरे धीरे निर्मला के व्यवहार में भी अंतर है। जो उसके वहाँ पड़ोसी थे वो कह रहे थे कि नौकर को अगर अपने हाथ से बना के खिलाओ तो वो बिगड़ जाते हैं। तो इस प्रकार का उसका मानना था। तो उसके दिमाग में भी ये बात बैठ चुकी थी। तो वो भी बहादुर के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव करने लगी थी। तो वो भी बहादुर से कहती तुम अपना खाना खुद बनाओ, खुद खाओ, और बहुत ज़्यादा ही उससे काम करवाने लगी। उसे भी अगर उससे कोई गलती हो जाती तो उससे भी बदले में मार देती और उससे हाथ उठा देती, गालियाँ भी देती। तो इस प्रकार बहादुर भी अपने काम में थोड़ा थोड़ा लापरवाह होता चला गया। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके यहाँ कुछ रिश्तेदार आए निर्मला के यहाँ। तो क्या यहाँ पे धीरे धीरे निर्मला के व्यवहार में अंतर। उसने बहादुर के लिए रोटियां सेकनी बंद कर दी। वह बहुत बहादुर को हाथ उठाने लगी, मारपीट गाली भूलने लगी। निर्मला के घर उसने रिश्तेदार अपने परिवार के साथ एक दिन आए। चाय नाश्ते के दौरान बातचीत करते रिश्तेदार की पत्नी ने 11 रुपये घर में खो जाने की बात कही। तो पता नहीं उसकी पत्नी ने झूठ कहा। जो उसके रिश्तेदार आए थे उनकी जो पत्नी थी, पता नहीं उसने झूठ कहा कि सच कहा। उसने कहा कि मैंने यहाँ पे 11 रुपये रखे थे, वो 11 रुपये खो गए। तो रिश्तेदार की पत्नी खो जाने की बात कही। सभी ने बहादुर पर ही शक किया। तो बहादुर के जो बर्ताव था थोड़ा थोड़ा उसमें बदलाव आ रहा था। तो वहाँ पे जो किशोर खड़ा था वहाँ पे लेखक भी खड़े। लेखक को भी शक होने लगा। निर्मला तो पूर्णतया वो समझ ही गई थी कि बहादुर ने ही पैसे चुराए होंगे। लेखक ने उसे वहाँ अपने पास बुलाया, उसे डराया धमकाया और कहने लगा बता दो पैसे कहाँ रखे हैं, तो सीधे से बता दो नहीं तो मारूंगा। उसे वो कह रहा था बाबूजी मैंने नहीं लिए, लेकिन फिर भी वो उसे डराया धमकाया, उसे पीटा भी, उसे तुरंत गाल पे मार दिए। तो इस प्रकार बहादुर भी यहाँ पे बार बार वो कहता रहा मैंने पैसे नहीं लिए बाबूजी, लेकिन उसने कुछ बुरा नहीं माना। फिर रिश्तेदार ने कहा ये ऐसा नहीं मानेगा। उसने कहा इसे पुलिस के पास ले चलते हैं। तो उसने उसे दरवाजे तक घसीटते हुए बहादुर को लाया और कहने लगा कि बता दो मैं तुम्हें उसमें से आधे पैसे दे दूंगा। तो लेकिन फिर भी बहादुर कह रहा था कि मैंने पैसे नहीं लिए। फिर उसने उसे छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, घर वालों की कटुतापूर्वक इस घटना के दौरान सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे, उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। मतलब अब एकदम पहले तो बहादुर से वे लोग बहुत प्रेम किया करते थे, लेकिन अब उससे वे लोग बहुत ही ज़्यादा उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगे। इस घटना के बाद बहादुर संदेह की दृष्टि से बहादुर भी बहुत ही खिन्न होने लगा। अब उनके अंदर परिवार के लोगों के प्रति अपमान नहीं रह गया, अपनापन नहीं रह गया। अंदर से ही बड़ी बेचैनी और बंद महसूस करना था। तो इस प्रकार का बहादुर को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि बहादुर वो घर छोड़ के भाग गया और उसने अपना कोई सामान भी नहीं ले गया। उसके जो जूते थे, उसका बिस्तर था, वो कुछ वहाँ से नहीं ले गया। एक दिन उसके हाथ से सिल छूटकर गिर गई थी, जिसके 2 टुकड़े हो गए। पिटाई के डर से तथा लोगों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार तंग आकर वह अपना सारा सामान घर में ही छोड़कर कहीं चला गया। वह अपना कोई भी सामान लेकर नहीं गया। निर्मला उसके पति किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। वे जानते थे कि रिश्तेदार के रुपए उसने नहीं चुराए थे। सभी बहादुर पर स्वयं किया गया अत्याचारों के लिए पश्चाताप है। निर्मला तो कहने ही लगी थी कि मैं उसे मारती थोड़ी, मैं तो उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करती थी, लेकिन वो क्यों भाग गया, मैं उसे कुछ कहती नहीं, इससे सिल टूट गई। तो इस प्रकार का वहाँ पे बहुत ज़्यादा है उसके साथ जो बुरा बर्ताव किया। बहादुर इसका घर छोड़ के भाग गया और उन्होंने शहर में हर जगह ढूंढा, फिर वो नहीं मिला। किशोर को भी इसका बहुत ही ज़्यादा पछतावा था कि वो चला गया, अब उससे सारा काम अपने आप ही करना पड़ रहा। तो यही इस कहानी का मेन सारांश था और यही कहानी का उद्देश्य यहाँ पे क्या था। फणीश्वर नारायण रेणु जी ने यहाँ पे
जो मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर हैं, इन पे किए जाने वाले अत्याचारों के प्रति यहाँ पे बताया है। वो संघर्ष वगैरह, समानता, ऊंच नीच, भेदभाव का जो दिलों में दरार पड़े, इसी सब के बारे में यहाँ पे अमरकांत जी ने बताया है। तो इस प्रकार का यहाँ पे ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और ये कहानी का यहीं पे सारांश था। सारांश समझ गए होंगे। अगर ये सारांश समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नई वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।